क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए सेम मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। ये ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। इकोनॉमिक्स में 5 सेट मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। इतिहास में 3 सेट जारी किया गया है। इतिहास का हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सेट का आंसर कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा क्योंकि जैक बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आएगा सेम वही पैटर्न पर मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाइयां, व्यक्तिगत मूलधन सभी। तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। फिर है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था रैगनर फ्रिश ने, तो यहाँ दूसरा का सी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखा था 1890 ईस्वी में। अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अर्थशास्त्र को वर्गीकृत समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित तीनों रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डी हो जाएगा इनमें सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन में शामिल आता है, तो इसका अध्ययन हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। निम्न में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो छठा का डी हो जाएगा। सातवां है सीमांत उपयोगिता का ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादन हिक्स एलेन है। और यही यदि यहाँ रहता गणनावाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गणनावाचक के मार्शल है। तो यहाँ क्रमवाचक है हिक्स एवं एलेन हो जाएगा। पूरक वस्तु के उदाहरण है। पूरक वस्तु मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चल सकता, जैसे चाय और चीनी, जूते और जुराब, कलम और स्याही, सभी क्या है? पूरक वस्तु के ही उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9वां का डी। यदि मांग की लोच y अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच होगी, तो मांग की लोच का जो अक्ष है इस तरह रहेगा, तो इसमें मांग की लोच जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? तो ये हो जाता है शून्य। इसमें मांग की लोच क्या हो जाती है? शून्य। और यदि ये रेखा x अक्ष के समानांतर होती तो मांग की लोच क्या हो जाती? अनंत हो जाती, इन्फिनिटिव। मांग की कीमत लोच का अर्थ है, मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ अनुपातिक छोड़ा हुआ, अनुपातिक होना चाहिए। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन करना। मतलब आगत हो गया साधन, साधन के सहयोग से हम लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग निर्गत बोलेंगे। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दीर्घ काल में क्या होता है? सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए 13 का सी हो जाएगा। किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो ये जो है ये है एक्स अक्ष और इसके समांतर ये रेखा है, तो ये है MR का रेखा, यही MR रेखा भी होता है। तो ये किस बाजार में होता है? ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो 14 का आपका यहाँ ए हो जाएगा। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो वस्तु विभेद कौन कर सकता है? जिसका मूल्य पर पूरा नियंत्रण हो। इसका मतलब है एकाधिकार। एकाधिकार मतलब बेचने वाला का एक का अधिकार रहेगा तो उसका मूल्य पर कंट्रोल रहेगा, वो किसी से कोई भी दाम ले सकता है, मूल्य विभेद कर सकता है। आर्थिक मंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई थी? तो ये 1929-30 में उत्पन्न हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। 17 का यहाँ बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। साख सृजन का कार्य कौन करता है? तो साख सृजन का काम व्यापारिक बैंक करता है। इसको हम लोग व्यापारिक बैंक भी बोलेंगे, वाणिज्य बैंक भी बोल सकते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंस्टेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किताब 1936 में J.M. केन्स ने लिखा था। आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? तो आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? बचत और निवेश आपका बराबर होता है, मतलब I बराबर S। 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर है निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो निवेश गुणक की अवधारणा केन्स ने दी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किताब में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये फॉर्मूला ही है, तो आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। गुणक ज्ञात कीजिए यदि एमपीएस का मान 0.75 है। तो यहाँ गुणक का मान ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा के बराबर 1/MPS। ये फॉर्मूला है, बस 1/0.75 कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 75 से 100 को भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.33। तो 24 का डी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आय का चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? कारक सेवा मतलब होता है साधन। साधन किसके पास होता है? तो परिवार के पास होता है, और परिवार से किसकी ओर जाएगा? तो वो फर्म की ओर जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परिवार से फर्म की ओर। जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहेंगे? तो आय के साथ कर भी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा वैसे वैसे कर बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रगतिशील कर। भुगतान शेष का चालू खाता कौन सा वास्तविक लेन देन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका अल्पकालीन। स्टॉक चर का उदाहरण है। स्टॉक मतलब होता है जमा करना, और पूंजी आय को हम लोग क्या करते हैं? आय तो आपका जमा होता है पूंजी। पूंजी हम लोग जमा के रूप में रखते हैं कुछ दिन, ताकि फिर हम उसको लगा सके। तो यहाँ स्टॉक चर में आपका पूंजी बेस्ट उदाहरण है। उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग है। तो स्वायत्त उपभोग जो है वो आपका हो जाएगा ए। ये ए जो देख रहे हैं वो स्वायत्त उपभोग, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें जो छोटा सा बी देख रहे हैं वो MPC को बताता है, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो शॉर्टकट में हम लोग जानना है कि जो अगर हम काम करेंगे और उसके बदले हमको पैसा मिलेगा तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। यदि माँ मेरा कपड़ा लत्ता मेरे लिए खाना बना रही तो क्या उसको पैसा मिलेगा मेरी माँ को? तो नहीं मिलेगा, तो वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। वही मेरी माँ अगर नर्स है और हॉस्पिटल में बच्चा लोग का सेवा कर रही है तो उसके बदले उसको तो पैसा मिलेगा, तो वो उसका काम आर्थिक क्रिया कहलाएगा। तो जिस काम से आय मिलती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगला है मिश्रित आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मिश्रित मतलब होगा पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं वाला एक आर्थिक ढांचा। मतलब मिश्रित मतलब होता है आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था की जिसमें पूंजीवादी और प्राइवेट सेक्टर भी काम करे और पब्लिक सेक्टर भी काम करे, मतलब निजी फर्म भी काम करे और सार्वजनिक फर्म भी काम करे। जैसे सरकारी स्कूल भी है देश में और प्राइवेट स्कूल भी है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था जो होती है वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहलाती है। फिर भी परिभाषा देख लेंगे, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं वाला एक आर्थिक ढांचा है। अगला है बजट रेखा किसे कहते हैं? तो बजट रेखा जो है देखिए इस तरह का रहता है। ये बजट रेखा बताता है कि आपके पास साधन सीमित है, ये आपका पैसा को बताएगा। मतलब आप जो भी बाजार में खरीदिएगा, अगर आपके पास 10 रुपया है तो ये 10 रुपया को इंडिकेट करेगा, आप 10 ही रुपया तक सामान खरीद पाइएगा, इससे आगे नहीं जा पाइएगा।
तो बजट रेखा दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो एक उपभोक्ता दी गई वस्तु कीमतों एवं उपभोग के लिए उपलब्ध आय के साथ खरीद सकता है। अगला है मांग के दो निर्धारक तत्व बताएं। तो मांग किससे निर्धारित होता है? तो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा से और उस वस्तु को खरीदने के लिए संसाधन से। मतलब साधन को खरीदने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए और उसको खरीदने के लिए आपके पास साधन मतलब पैसा होना चाहिए। तो ये दो कारक है मांग के निर्धारक के। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब है कि अर्थव्यवस्था का जो हम लोग व्यापक अध्ययन करते हैं। जैसे बेरोजगारी का अध्ययन करना तो पूरा देश का हमको अध्ययन करना पड़े, गरीबी का अध्ययन करना है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है, ये सभी चीज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो गया कि व्यक्तिगत इकाइयों का हम लोग अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर कीजिए। तो घरेलू आय क्या हो गया? इसको हम लोग कहेंगे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देश के घरेलू क्षेत्र के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताया जबकि राष्ट्रीय आय क्या है? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। पहला अंतर। दूसरा है GDP एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि GNP मतलब राष्ट्रीय आय एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के समान निवासियों के साथ होता है। GDP का फॉर्मूला है GNP माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय, जबकि GNP का फॉर्मूला है GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। व्यापारिक बैंक के दो कार्य बताएं। तो व्यापारिक बैंक का पहला काम है जमा स्वीकार करना, मतलब ग्राहक का पैसा जमा स्वीकार करना और ग्राहक को या किसी को भी जरूरत पड़ने पर ऋण देना। तो ये दो उसका मुख्य काम है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं होकर वस्तु का प्रयोग होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। मतलब तुम हमको प्याज दो, हम तुमको बदले में कटहल देंगे या फिर आम देंगे। तो वस्तु से वस्तु का जो लेन देन होगा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा साख। बच्चों वीडियो अब लंबा हो जाएगा, 12 मिनट का हो चुका है। हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।